जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में, हमने किस तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्राम्स के द्वारा, इस पर हमने फोकस किया था। हमने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय आरेखों के प्रकारों को बनाना सीखा। त्रिविमीय आरेख जो हमारे कोर्स में है उसको थोड़ा हमने डिटेल में किया। पिरामिड आरेख के बहुत सारे प्रकार जो कि हमारे कोर्स में है उसको हमने काफ़ी डिटेल में किया। आज हम शुरुआत करेंगे 3 आरेखों से, और ये तीनों के तीनों आरेख जो क्लाइमेटोग्राफ, हीदरग्राफ और क्लाइमोग्राफ, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए दिए गए हैं। तो हम शुरुआत करेंगे क्लाइमेटोग्राफ से। ठीक है, बेसिकली ये जो क्लाइमेटोग्राफ हम बनाते हैं इसमें हम 2 तरह के आंकड़े इस्तेमाल करते हैं, एक मासिक तापमान से संबंधित आंकड़े और एक मासिक वर्षा से संबंधित आंकड़े। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेटोग्राफ जो है उसके द्वारा हम किसी भी स्थान के मासिक तापमान और मासिक वर्षा की दशाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इन तीनों आरेखों में कि हम किस प्रकार के आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इस पूरे आरेख में क्योंकि हम मासिक तापमानों की बात की है, हमने मासिक वर्षा के आंकड़ों की बात की है, तो हम इस आरेख में वर्ष भर की दशाओं को बताते हैं, और इसके लिए हमें वर्ष के पूरे जो 12 मास होते हैं उनके मासिक तापमानों और मासिक वर्षा से संबंधित आंकड़ों की जानकारी आवश्यक। ठीक है, और ये एक वृत्ताकार आरेख है, आप इसको देख सकते हैं। देखो इस तरह का डायग्राम आपके सामने आ सकता है या बनता है, ये कहेंगे। ये देखिए इस तरह का। ठीक है, ये कलकत्ता के लिए वहाँ के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया ग्राफ है। ठीक है, तो हम ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। ये तो हमें पता लग गया कि ये वृत्त के आकार क्या होता है, वृत्ताकार आलेख है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि कई बार कुछ भाग में छायांकित भाग वृत्त से बाहर भी बनता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनता है। ठीक है, इरविन रेज ने इसे आरेख की संज्ञा दी। एन मुंस और आर हार्टशॉन ने इसे जलवायु आरेख अर्थात क्लाइमेटोग्राफ, और टी.डब्ल्यू. बर्च ने ध्रुवीय चार्ट, पोलर चार्ट व घड़ी आलेख नाम से इसे पुकारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हम कर रहे हैं, क्लाइमेटोग्राफ, ये अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग शीर्षक दिए हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो रचना विधि थी उसमें थोड़े थोड़े अंतर के अलावा ये काफी हद तक मिलते जुलते थे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं था, है ना। और अभी हम जिस आरेख की रचना करना सीखेंगे वो आरेख इरविन रेस का आरेख। ठीक है, और इसको हम आरेख, जिसको स्पोक ग्राफ भी कहते हैं, या क्लाइमेटोग्राफ। ठीक है, इससे हम इसको जानते हैं, जिसमें हमें औसत मासिक तापमानों और औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं के 2 वक्र बनाकर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके 2 वक्र बनाकर किसी एक वक्र
सामान्य वर्षा के वक्र से घिरे भाग को कोई छाया दे देते हैं, है ना, छायांकित कर देते हैं, जिससे दोनों वक्र अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे। मैं इस बात को समझाता हूँ ग्राफ से। ये देखिए, यहाँ पर ये हमने दो अलग अलग वक्र लिए हैं, एक टेम्परेचर के लिए है और ये दूसरा रेनफॉल के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें एक में छाया भरते हैं, और छाया भरने या छायांकित करने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम अंतर पता कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, अंतर पता करने के लिए ही हम छाया भरते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि इसमें हम क्या करते हैं कि दो वक्र बनाते हैं और उसमें से किसी एक को हम छायांकित करते हैं। ठीक है, चलें आगे। इन वक्रों को खींचने के लिए वृत्त में प्रत्येक महीने के अर्धव्यास अर्थात अरीय अक्ष पर तापमान व वर्षा के दिए गए मूल्यों को ओगिलवी के अर्गोग्राफ में बतलाई गई विधि के अनुसार केंद्र से दूरी ज्ञात करके अंकित किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको आरेख पे ले चलता हूं। ये देखिए, ये जो अर्धव्यास है, ठीक है, जैसे ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, तो इसके ऊपर निश्चित पैमाना लेकर हम वर्षा और तापमान के बिंदु ले लेते हैं और फिर हम उनको मुक्त हस्त विधि द्वारा उनको मिलाते हैं। ठीक है ना, उसी चीज को पीछे बताया गया, क्योंकि यदि हम यहीं पर जो लिखा है उसको यदि डायग्रामेटिक तरीके से हम यदि समझते हुए चलेंगे तो आरेख हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब देखो, जैसे आपको एक सवाल के द्वारा उसको बनाना बताते हैं कि जैसे कलकत्ता के लिए ये आंकड़े दिए हुए हैं, औसत मासिक तापमान की और औसत मासिक वर्षा। तापमान के आंकड़े सेंटीग्रेड में है और वर्षा के आंकड़े सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये जो आपको टेबल दी गई है ना, इस टेबल के लिए आपको क्लाइमेटोग्राफ की रचना करनी है। ठीक है ना, इस टेबल के लिए तो देखो, इसको बनाने के लिए सुविधानुसार चुने गए अर्धव्यास, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाकर और उसके केंद्र पर 30-30 डिग्री के अंतराल पर, है ना, अंश के अंतराल पर 12 अर्धव्यास या अरीय अक्ष खींचते हैं हम, जो कि 12 महीनों के लिए अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, तथा ओगिलवी के अर्गोग्राफ की भांति 12 बजे की स्थिति से इसको प्रारंभ करते, इसीलिए हमने ऊपर जनवरी लिखा। ठीक है, और बाद में घड़ी की सुई की दिशा में हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करते करते दिसंबर तक अंकित कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक गोल आरेख है ना, तो हमें सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। उस वृत्त की त्रिज्या तो आप इच्छानुसार ले सकते हो, आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, आपके पास कितना बड़ा स्थान है उसके आधार पे आप त्रिज्या ले सकते हो। ठीक है, तो इरविन रेस के अनुसार जब हम ये क्लाइमेटोग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक मानी गई दूरी लेकर और उस पर एक वृत्त बना लेते हैं और फिर उसके केंद्र से हम क्या करते हैं, 30-30 डिग्री कोणीय अंतराल पर हम भिन्न भिन्न त्रिज्याएं खींच देते हैं। ठीक है, और ये जो खींचते हैं त्रिज्याएं, इसमें हम क्या करते हैं, घड़ी की सुई में जहां 12 बजता है वहां से हम इस वक्र की शुरुआत करते हैं
और वो जनवरी है, और फिर घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके हम पूरे दिसंबर तक अंकित कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, देखो उसके बाद कि चूंकि हमें अब अगला स्टेप ये है कि हमें ये जो 12 है अर्धव्यास हमने खींचे हैं, इनके ऊपर अब हमें बिंदु लगाने हैं औसत मासिक वर्षा और औसत मासिक तापमान की। अब हम यदि हम बिंदु लगाने की विधि को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये आरेख बहुत आसान है। जैसे हम देखो, मैं पीछे चलता हूँ और आपको जनवरी की डेटें दिखाता हूँ। 18 सेंटीग्रेड तापमान और 1 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, और इसमें हम अधिकतम आंकड़ा भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो देख लेते हैं। इसके लिए अधिकतम आंकड़ा है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए अधिकतम आंकड़ा है ये 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना क्योंकि अधिकतम आंकड़ा इसका हमारे गणना में काम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा हमने जो हमारा अधिकतम मान है, ठीक है, जैसे यहाँ तापमान का अधिकतम मूल्य 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अर्धव्यास पर केंद्र से दूरी जो निकालने के लिए सूत्र अपनाते हैं कि जिस महीने के लिए दूरी निकाली जा रही है ना, जैसे मान लो हमने पकड़ लिया ये जनवरी का अर्धव्यास, तो जनवरी के तापमान जो है उसका हम वर्गमूल लेंगे बटा अधिकतम तापमान जो है उसका वर्गमूल, है ना, अधिकतम औसत मासिक तापमान। और उसको क्योंकि हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का गोला बनाया है इसलिए 4 से गुणा करेंगे। यदि 5 सेंटीमीटर का गोला बनाते तो यहाँ 5 से गुणा करते। ठीक है, अर्थात ये माना गया अर्धव्यास है जो हमने इस आरेख के लिए लिया था। जैसे हमारा आया 3.1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूरी भरेंगे और 3.1 के ऊपर हम यहाँ निशान लगा देंगे, है ना। 3.1 सेंटीमीटर के लिए हम निशान लगा देंगे। ठीक है ना, लगा दिया निशान। ये देखिए यहाँ पे, ये देखो ये 20 सेंटीमीटर के लिए और 20 डिग्री के लिए निशान है, इससे ठीक पहले, है ना। और हमने चूंकि ये 30 की वैल्यू मानी है ना। ठीक है, अधिकतम जो मूल्य, और अधिकतम मूल्य जैसे यहाँ आप अंडर रूट 30 करते हो, ऊपर भी अंडर रूट 30 करते हो, तो ये दोनों कट के और केवल 4 बच जाएगा ना। अर्थात मेरी ये जो बाहरी सीमा थी 4 सेंटीमीटर वाली, ये मेरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का भी प्रदर्शन करेगी, ये मेरी 30 सेंटीमीटर का भी प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस आरेख में हम ये वाला जो आंकड़ा है ना ये नियत रखते हैं। जैसे मैंने 30 ले लिया तो मैं इसको 30 ही रखूंगा, तापमान के लिए भी और वर्षा के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ठीक है, ऐसे ही जैसे दूसरे महीना जैसे फरवरी है, तापमान 18 के बजाय 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बस सूत्र में 18 की जगह 21 आ जाएगा, ये सब 3.3। तो देखो ये फरवरी के अंदर आ गया, है ना, कि 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा। क्लियर। और ऐसे ही मैंने देखा कि मेरा जून महीने का तापमान जो है, मई महीने का तापमान सर, है ना, पूरा 30 है मई महीने का। तो एग्जैक्टली मेरा ये बाउंड्री जो है इसको छुएगा, ये मेरा वक्र। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैं पूरा का पूरे सारे बिंदु ले लूंगा, है ना, ये सारे बिंदु। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे बिंदुओं को
ये बिना कोण वाली निष्कोण लाइन से मिला दूंगा, है ना। और ट्रेंड के हिसाब से आगे चलूंगा, निष्कोण लाइन बनानी है मेरे को। अब बताइए कितना सरल है, देखो बस मेरा ये तापमान का वक्र तैयार। अब इसके अंदर मान लो कि आप ये दिखाना चाहते हो, हाँ ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। कुछ नहीं करना, आप यहाँ 10 डिग्री ले लो, तो जो दूरी आएगी उस दूरी को प्रकार में भर के और ये गोला बना दो, ये वृत्त बना दो, सॉरी 10 डिग्री और 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर 20 लेके और ये वृत्त बना दो, तो ये 20 के लिए हो जाएगा। और ये जो बाहरी वृत्त है, ये तो आपको पता है कि आपने अधिकतम जो दूरी ली थी वो 4 सेंटीमीटर ली थी, है ना। ठीक है, तो और 30 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने यहाँ दूरियां नापने के लिए एक आधार के रूप में लिया है, इसलिए जो बाहरी सीमा है ये तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 सेंटीमीटर उसके लिए होगा। अब आप जिस तरह आपने ये परिकलन किया है, ठीक उसी तरह आप इतना सा करोगे कि यहाँ पर ये 30 सेंटीग्रेड ना रहकर वर्षा के लिए ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और आप आंकड़े रखते जाओगे। अब यहाँ वर्षा का आंकड़ा चूंकि एक केस में, है ना, ये 30+, है ना, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं जुलाई में, ये देखो 30.7। तो ये इसके लिए ना ये थोड़ा सा हमारा जो हमारा जो ये बिल्कुल एक गोल सीमा बनाई थी हमने हमारे एक आभासी वृत्त की, उससे थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब कि आपकी ये जो आरेख है वर्षा और तापमान संबंधी, है ना, ये कभी कभी बाहर भी जा सकते हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने ये सारे बिंदु ले लिए वर्षा के, उसी सूत्र से कैलकुलेट करके ये सारे बिंदु ले लिए और इन सारे बिंदुओं को खुले हाथ से मिला दिया, तो आपका वर्षा संबंधी आरेख तैयार हो गया। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि ये छायांकित किया हुआ है ना? तो छायांकित जो भाग है वो सिर्फ ये बताता है कि भाई ये एक आरेख है ना, अर्थात ये वर्षा वाला आरेख है ना। और जो इसके अलावा जो दूसरा आरेख जिसको हमने छायांकित नहीं किया है वो तापमानों के लिए आरेख है। हम चाहें तो जिस तरह ये टेबल दी हुई है ना पिछली, ये तो दिए गए आंकड़े हैं, है ना। हम चाहें तो इन सब आंकड़ों के लिए, हम जितने भी आंकड़े दिए हुए इन सब आंकड़ों के लिए हम दूरी नाप कर और एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें तापमान के लिए केंद्र से दूरी सेंटीमीटर में वो दी हुई है सारी, और ये वर्षा के लिए केंद्र से दूरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 4.1 आ गई ना, जबकि हमारे ग्राफ की आउटर सीमा जो थी, जो हमने वृत्त बनाया था, उसकी आउटर सीमा है वो केवल और केवल कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। इसीलिए वो उस केस में, जुलाई के केस में थोड़ा सा ये नीचे की ओर बाहर की ओर बन रहा है। क्लियर। तो ये है हमारा क्लाइमेट। ठीक है ना। अब देखिए हम अगला करेंगे क्लाइमोग्राफ और हीडरग्राफ। इनको जो देने वाले विद्वान हैं उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ये जिन तापमानों पर निर्भर है, और तापमानों के अलावा इसमें सीधे वर्षा का आंकड़ा नहीं लिया जाता, बल्कि सापेक्षिक या आपेक्षिक आर्द्रता ली जाती है।
जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इन आरेखों को बनाते वक्त हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें किन आंकड़ों का प्रयोग करना है और क्या करना है। ठीक है, यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, तो फिर हम इन आरेखों में जो अंतर है उनको नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे पिछले आरेख में हमने औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा ली थी, यहाँ पे हम औसत मासिक आर्द्र बल्ब टेम्परेचर लेते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, एक वेट बल्ब थर्मामीटर होता है ना, और वो वेट बल्ब थर्मामीटर हमारी लगभग जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज हैं हमारी, जितनी भी छोटी छोटी ऑब्जर्वेटरी हम बनाते हैं मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए, उन सब में हम ये वेट बल्ब ड्राई बल्ब थर्मामीटर लगाते हैं। उसमें से एक तो तापमान जिस थर्मामीटर में आता है, जिसमें नीचे एक छोटी सी डब्बी में मसलिन का कटोरा, वो मसलिन का कपड़ा डूबा होता है, और वो कपड़ा फाइनली अटैच होता है थर्मामीटर से, उसमें तो ये तापमान आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। और जो दूसरी तापमापी होती है उस पर सिंपल टेम्परेचर आता है, और फिर हम एक सूत्र के द्वारा उसी से हम आपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता की गणना भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थान के औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान, है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर, एवं सापेक्षिक आर्द्रता, है ना, के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके बनाए गए आलेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ, ध्यान रखना क्लाइमेटो नहीं, क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम कहा जाता है। ध्यान रखना ये इसी के दोनों नाम है, क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम कहा जाता है। देखो, जिस तरह से आपने देखा ना, एक स्कैटर डायग्राम होता है, स्कैटर, तो स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि दो जो अक्ष होते हैं एक्स और वाई, उनके सहारे दो अलग अलग आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही स्टेशन के जब वो दोनों आंकड़े हमारे पास में होते हैं, तो हम उन दोनों आंकड़ों की सहायता से उस स्टेशन के लिए हमारे ग्राफ में बिंदु कहाँ लगेगा उसकी हम अवस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस आरेख में भी हम क्या करते हैं, वो स्कैटर प्लॉटिंग करते हैं। मैं एक बार आपको पहले आपको मैं आरेख दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, ये देखिए, जोधपुर सिटी के लिए दिया हुआ है ये, और ये सापेक्षिक आर्द्रता है, हमेशा प्रतिशत में होती है, क्योंकि आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो केवल 55 का है, इसलिए इसको अधिकतम 75 सेंटीमीटर तक दिखाया हुआ है। ठीक है, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर हैं उनके डेटा हम देख रहे हैं कि 14 से लेकर और 25 सेंटीमीटर तक दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, 0 से 30 सेंटीमीटर के बीच ले लेते हैं। अब आपने क्या किया, जैसे कोई भी स्टेशन है, जैसे मान लीजिए इस जोधपुर के क्लाइमोग्राफ बनाते वक्त जोधपुर का आर्द्र बल्ब तापमान है, ठीक है, जनवरी का, वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड में, और सापेक्षिक आर्द्रता जो प्रतिशत में है वो है 27। अब आप क्या करिए, इधर 14 कहाँ आएगा कि सब यहाँ आएगा,
है ना, जनवरी के लिए, है ना। देखो ये 10 से 14, तो ये देखो ये चल रहा है 14, और के साथ सापेक्षिक आर्द्रता 27 के साथ 20, ये 25, ये 26, 27 है। तो एक लाइन तो यहाँ से चलेगी और एक लाइन उधर से आएगी। जहां इनका कटान बिंदु होगा ना, है ना, वहीं हम पॉइंट लगा लेंगे और वहां लिख देंगे JAN, जनवरी के लिए। ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब के लिए हम ये जो दोनों आंकड़े हैं, इन दोनों आंकड़ों पर के आधार पर बिंदु ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन बिंदुओं में हमें पता है जनवरी का कौन सा है, फरवरी का कौन सा है, क्योंकि हमने सब में उनके साथ नाम लिख रखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ निष्कोण नहीं है, यहाँ हम क्या करेंगे, स्केल रख के जनवरी को फरवरी से मिला देंगे, फरवरी को मार्च से, है ना, मार्च को अप्रैल से, अप्रैल को मई से, मई को जून से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये अक्टूबर, ये नवंबर, और ये दिसंबर। हमें अनिवार्यतः इसको क्लोज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस ग्राफ के जो चार कोने हैं ना, उनको एक को कहते हैं कीन, एक को रा, एक को मग्गी, और एक को स्कॉर्च। ये दोनों जो जगह है, क्योंकि ये जो पूरा किनारा है, ये वाला, ये किनारा प्रदर्शित करता है बहुत ही निम्न कोटि की सापेक्षिक आर्द्रता की दशाओं को। और जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है। तो ये जो किनारे हैं दोनों, ये उच्च कोटि की सापेक्षिक या आपेक्षिक आर्द्रता को दर्शाते हैं। फाइन, ठीक है साहब। अब ये वाले जो दोनों हैं, हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ आर्द्रता ज्यादा है और यहाँ कम, लेकिन ये वाली जो बेल्ट है पूरी ऊपर वाली, ये अत्यधिक तापमानों को दर्शाती है, बहुत ऊंचे तापमान, ठीक है, और ये बहुत निम्न तापमान। अब समझिए कि ये कीन क्या हुआ। कीन का मतलब ये हुआ कि इस कोने पे तापमान भी कम और आर्द्रता भी कम, है ना। तो आर्द्र भूमि तापमान भी बहुत कम और आर्द्रता की मात्रा भी बहुत कम, और इस कोने पे दोनों बहुत ज्यादा। इस कोने पे तापमान तो काफी ज्यादा, लेकिन आर्द्रता बहुत कम, और इस कोने पे तापमान तो कम लेकिन आर्द्रता बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ। तो देखो, इसके द्वारा क्या होता है कि हमें किसी भी स्थान की वर्ष भर के समय में वहां कब और कैसी जलवायु रहती है, इसका हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ग्रिफिथ टेलर नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान और आर्द्रता का, है ना, सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, का प्रभाव प्रकट करने के लिए आलेख बनाए थे, है ना, और उन्हीं को कहा क्लाइमेटोग्राफ, ठीक है। तो देखो, यदि हमें किसी भी स्थान का क्लाइमेटोग्राफ बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ग्राफ पेपर के ऊपर हम ऊर्ध्व और क्षैतिज जो अक्ष होते हैं,
उनका निर्धारण करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी भी आपने आरेख में देखा था कि जो क्षैतिज अक्ष है उस पर तो हम दिखाते हैं आर्द्रता और ऊर्ध्व अक्ष पे दिखाते हैं आर्द्र बल्ब तापमान। ध्यान रखना, ऐसा सदैव करते हैं हम। ठीक है, और ये दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे आंकड़ों को देखते हैं। हमारे आंकड़ों में हम अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों को देखते हैं और उनको संज्ञान में रखते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफ के लिए उचित पैमाना लेकर और हम इन आर्द्र बल्ब तापमानों और सापेक्षिक या आपेक्षिक आर्द्रता हेतु एक खाका बना लेते हैं, है ना। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमने वो बॉक्स जो है वो अधिकतम और न्यूनतम आंकड़ों को ध्यान में रख के बनाया है, इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे इन 12 महीनों के लिए, ठीक है, उस स्थान के लिए जो बिंदु प्राप्त होंगे स्कैटर प्लॉट में, वो सब उसके अंदर ही होंगे, है ना, उसके बाहर नहीं जाए। क्लियर। अब देखो, हमारे पास 12 महीनों के लिए 12 डेटा तो है आर्द्र बल्ब तापमान के, और 12 डेटा है हमारे पास में सापेक्षिक आर्द्रता, अर्थात जनवरी महीने का एक निश्चित औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान है ना, और उसी महीने के लिए एक निश्चित सापेक्षिक आर्द्रता का औसत भी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर और एक स्कैटर पॉइंट लगाएंगे, और वो स्कैटर पॉइंट जो है वो मुझे जनवरी के लिए है। जैसे देखो, ये स्कैटर पॉइंट लगाया है, केवल ये पॉइंट, बस केवल पॉइंट, और हम उस पर लिख देंगे जनवरी। फिर हम क्या करेंगे, फरवरी के लिए पॉइंट लगा लेंगे, मार्च के लिए लगा लेंगे, ऐसे करके हम पूरे के पूरे 12 पॉइंट लगा लेंगे। अब हम इन 12 पॉइंट को मिलाएंगे कैसे, सबसे पहले आप ए मतलब पहले पॉइंट पे आओ, जनवरी। जनवरी पे आके और जनवरी की जो बिंदु है उसको फरवरी के बिंदु से मिला दो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, है ना। और लास्ट में दिसंबर का जो बिंदु है ना, नवंबर दिसंबर वाले बिंदुओं को मिलाने के बाद दिसंबर वाले बिंदु से जनवरी वाले बिंदु को मिला दो। ये करना ही करना है। ठीक है, तो आपका आरेख तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। और तो 12 बिंदु मिले हमें, और हमने क्या किया, उन 12 बिंदुओं को 12 सरल रेखाओं से आपस में जोड़ दिया, तो वो बंदा रेखा है ना, क्लोज्ड। ठीक है, बंदा रेखा। अब चूंकि टेलर के द्वारा बनाए गए क्लाइमेटोग्राफ का जो मूल उद्देश्य था ना, वो ये था कि उष्ण कटिबंधीय देशों में जो यूरोपीय जनसंख्या रहती है, ठीक है, उनके निवास की संभावनाओं और सीमाओं को संज्ञान में लेना या उनको बताना या उनकी तरफ इशारा करना, इंगित करना, ये उसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि वो जो यूरोपियंस हैं वो अलग तरह के क्लाइमेट में पले बड़े होते हैं, है ना। ठीक है, तो उनको हमारा इलाका जो है सर्दियों में तो ठीक लगता है, लेकिन गर्मियों में ये इलाका उनके लिए ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, इंगित करना था। ठीक, अतः उसने इन क्लाइमेटोग्राफ के उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी कोनों पर मग्गी, रॉ, कीन और स्कॉर्चिंग शब्द लिखती है। ठीक है ना, ये देखिए, है ना, चारों कोनों पर, है ना, कीन, रॉ, मग्गी, स्कॉर्चिंग। ठीक है,
अब देखिए, जो मग्गी है वो क्या बताती है? उष्ण एवं आर्द्र। ठीक है, वो उधर कोने में है ऊपर, तो उष्णता भी उच्च, आर्द्रता भी उच्च। उष्णता का पता कैसे लगा? आर्द्र बल्ब तापमान से। ठीक है, रॉ जो दूसरे नंबर की है, अब रॉ में आर्द्रता तो उच्च है लेकिन तापमान कम है। रॉ नीचे अभी चर्चा की थी हमने, है ना? तो तापमान तो इवन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। क्लियर? फिर है कीन। कीन में क्या है कि ये ठंडा मौसम वाली है, लेकिन यहाँ पर जलवायु शुष्क, ठीक है, शुष्कता है यहाँ पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका मान काफी कम है ना? और स्कॉर्चिंग में क्या है कि शुष्कता भी है और तापमान काफी ऊंचे है ना? तो इस प्रकार ग्राफ पेपर पे जो एक बंद लाइनों का एक सिस्टम तैयार होता है ना, एक तंत्र बनता है, ठीक है, उसमें क्लाइमेटोग्राफ की स्थिति देखने मात्र से ही किसी स्थान की जलवायु के लक्षण का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, ये देखो, इवन जो कोपेन महोदय थे ना, उन्होंने भी संसार में जलवायु की विभिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए इसी चार्ट का प्रयोग किया जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, बहुत सरल है, बनाना भी बहुत सरल है। अब देखो, ये थोड़ा सा हटके है, वो तो रेंज का था, ये फास्टर का है, फास्टर का क्लाइमेटोग्राफ है ना। और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो बताता हूँ मैं क्या क्या अंतर है। देखिए, पहली बात तो कि इस डायग्राम के अंदर, है ना, जो कि फॉस्टर ने थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण की योजना का प्रयोग करके बनाया था, है ना, एक ग्रिड सिस्टम तैयार किया था। ठीक है, तो इसके अंदर 6 तापमान मंडल दिखाए थे। ठीक है, और ये सारे तापमान मंडल हैं ये वाले। 6 कौन कौन से थे? हॉट, वार्म, माइल्ड, कूल, कोल्ड और फ्रिजिड। ठीक है ना? तो तापमान मंडल का मतलब ही ये हुआ कि इधर तापमान होंगे और इधर है ना, इधर ये है वर्षा इंचों में। ठीक है, आपको ग्राफ थोड़ा दिखाई दे रहा है स्पष्ट? इसके इस भाग में आपको सारे तापमान दिखाई दे रहे होंगे, है ना? ये लाइन 32.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर की है। ठीक है, उससे नीचे जो है वो काफ़ी तापमान गिरने लगते हैं, और ये ऊपरी सीमा जो है वहाँ दिखाई है 83.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए ये जो हमने अभी पीछे डायग्राम देखा, ये वाला, ये फोस्टर वाला, अब इस डायग्राम में ये देखिए आप आगे, ये कटिबंध दिए हुए हैं,
है ना। और ये कटिबंध जो दिए हुए हैं इसमें शुष्क, अर्ध शुष्क, है ना, अर्ध आर्द्र, आर्द्र और गीला, वेट, ये 5 कटिबंध है ना। और इन कटिबंधों के ठीक आगे तापमान और वर्षा के निचले सिरों का निर्देशांक किया हुआ है और ऊपरी सिरे को भी दर्शाया गया। क्लियर। अब यहां आप देखिए सबका जो निचला सिरा है वो 32.4 है और ऊपरी सिरा सबका 83.2 है। ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए ये जितने भी है ना 1 2 3 4 ये सब इसी लाइन से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 32.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की लाइन है तो ये इनका न्यूनतम विस्तार है और 83.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ये इनका अधिकतम ऊपरी विस्तार है। तो समझ में आ गई। तो इस दूरी दूरी में ही क्यों सारे बैंड दिखाए हुए हैं ये वाले। क्लियर। अब देखो ये वर्षा के आंकड़े हैं, ठीक है, इंचों में, है ना। अब आप देखिए एक एक को देखिए, 32, 59, है ना, 1.10, 2.05, 18, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम आंकड़े हैं। अब आप देखिए जैसे एक उदाहरण लीजिए शुष्क के लिए, तो न्यूनतम आंकड़ा है 0.32, अधिकतम है 1.3। तो ये देखिए, ये देखिए, ये 0.32 है ना। शुष्क के लिए देखो, ये है शुष्क एरिड 0.32, अधिकतम सीमा 1.03। ये देखिए 0.32 से शुरू और लगभग लगभग जो 1.3 के आसपास बंद। क्लियर। तो ये जो पेटी है ये होगी एरिड। ऐसे ही जो आंकड़े दिए हुए हैं टेबल में उसके आधार पे सेमी एंड एरिड, फिर सेमी ह्यूमिड, फिर ह्यूमिड और फिर वेट। एक एक करके हम ये 500 लाइनें खींचते हैं। मैं फिर एक चीज बताता हूँ, देखो बेटा, कि हमें पहले से ही हमें पहले से ही ये न्यूनतम तापमान और न्यूनतम वर्षा दिए हुए हैं, अर्थात निचले, और ये ऊपरी सीमा अधिकतम तापमान और अधिकतम वर्षा की दी हुई। क्लियर। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूनतम तापमान के आंकड़े जो हैं वो सबके लिए बराबर है, अधिकतम तापमान के आंकड़े सबके लिए बराबर है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ली, ये भी और ये भी। ठीक हो गए। और फिर हमने क्या किया, ये बदलते हैं वर्षा के आंकड़े, तो इनको ध्यान में रखकर और हमने ये सारे बैंड बना लिए। इस तरह हमारा ये जो फास्टर के द्वारा दिया गया डायग्राम है वो पूरा होता है। अब हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है हीदर ग्राफ। ये भी ग्रिफिथ टेलर का ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखना।
अब ये एक तरह से विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ है, लेकिन यहाँ पर हम आर्द्र बल्ब तापमान काम में नहीं लेते, बल्कि हम औसत मासिक तापमान काम लेते हैं और औसत औसत मासिक वर्षा का। ध्यान रखना बेटा, जो आज हमने पहला जो किया था, है ना, इरविन रेस वाला डायग्राम, ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ, उस क्लाइमेटोग्राफ में भी हमने औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को ही लिया था, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है कि हमें 12 महीने के औसत डेटा दिए हुए होते हैं, है ना, तापमान के और वर्षा के, और हम उचित पैमाना लेकर और एक्स और वाई अक्षों का निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट के अंतर्गत 12 महीने के लिए 12 बिंदु लगाते हैं। इसके अंदर जैसे जनवरी का बिंदु, है ना, ऐसे करके 12 महीने के लिए हम बिंदु लगाते हैं, ठीक है। और हम उन बिंदुओं के ऊपर, क्योंकि हमने इन बिंदुओं को मूल्यों के आधार पर लगाया है ना, तो हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं पर 12 महीनों के नाम अंकित कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, और हम इनको आपस में ठीक वैसे ही जोड़ते हैं जैसा हमने अभी पहले क्लाइमोग्राफ में जोड़ा था। समझ में आ गई बात। तो हमें 12 बिंदु प्राप्त होते हैं 12 महीनों के लिए, और उसके साथ साथ हमारे पास में 12 लाइन होती हैं, उनको ज्वाइन करने वाली, उनको मिलाने वाली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक हीदर ग्राफ तैयार हो जाता है। और सबसे पहले इसका प्रयोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, और इसमें भी उनका जो उद्देश्य था ना, मुख्य रूप से वो यही था कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन विभिन्न कॉलोनीज में रहती है, उनके लिए कोई स्थान जो है ना, कौन से स्थान उनके रहने के लिए उपयुक्त है ना, या किसी स्थान में पूरे वर्ष भर का कौन सा समय है जो उनके लिए रहने के लिए उचित जलवायु वाला समय कहा जा सकता है। ये देखिए, ये मेरठ का ही देखिए ग्राफ है, ये यहाँ रेनफॉल के आंकड़े हैं और यहाँ पर ये टेम्परेचर के आंकड़े, ठीक है। तो इस तरह ये 3 आरेख हमारे कंप्लीट होते हैं।